नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। खबरों में अब वक्त हो चला है देवभूमि की खबरों का। सबसे पहले चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई खबर की जानकारी आपको दे दें। 2026 का इसमें अब शुभारंभ होने वाला है, क्योंकि चारधाम यात्रा के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब तैयारियां पूरी की जा चुकी है। शुभारंभ हो चुका है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। देवभूमि में श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार जारी है। विकासनगर के हरबटपुर में प्रशासन ने यात्रियों के लिए पंजीकरण, ठहरने और जानकारी के विशेष इंतजाम किए। बस स्टैंड पर दस्तावेजों की जांच के बाद ही वाहनों को आगे भेजा जा रहा है और श्रद्धालुओं का ये कहना है कि व्यवस्थाएं सुचारू हैं, उन्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। देश भर से यात्री हरबटपुर पहुंच करके यहीं से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं यात्रा को लेकर के पुलिस भी अलर्ट है और ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न होने पाए। निकले हैं भैया, अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। शायद भगवान की मर्जी थी, बुलाया तो इसलिए यात्रा पे जा रहे हैं। यहाँ पे तो सब कुछ अच्छा है, अपने फ्रेंड्स के साथ, परिवार के साथ, हाँ जी, दोस्तों के साथ। मन की इच्छा थी कि हम लोग चारधाम की यात्रा करें। हमने बहुत कुछ सुना था भोले बाबा के बारे में जाने के लिए, तो हमें वहाँ से बुलावा आया तो हम वहाँ के लिए जा रहे हैं। और व्यवस्था अभी तक तो ठीक है, अभी तक तो व्यवस्था ठीक है, लेकिन आगे का भी हमें कुछ इस बारे में नहीं कह सकते। अभी तो पुलिस प्रशासन का और यहाँ के जो देख रहे हैं बस ट्रेवल्स वगैरह अच्छे हैं। अभी तक तो अच्छा लग रहा है और हम पहली बार जा रहे हैं चारधाम पे। ईश्वर से प्रार्थना करते कि हमारी यात्रा अच्छे से शुभ तरीके से संपन्न हो। कहाँ से आए हो? देहरादून से। अभी तक तो कोई कमी नहीं है, आगे पता नहीं, कह नहीं सकते। चारों धाम की यात्रा करनी है या क्या? चारों धाम की। तो कमर्शियल वाहनों से कल से अभी तक 176 गाड़ियां हरबटपुर और कटापत्थर से हमारी यमुनोत्री धाम चार धाम के लिए मूवमेंट की है। इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं हरबटपुर में और कटापत्थर में दो जगह हमारी चेक पोस्टें स्थापित की गई है। हरबटपुर में तो खैर पूरी व्यवस्था है, यहाँ पर टूरिज्म विभाग भी है, परिवहन विभाग की, पुलिस विभाग है, प्रशासन ने दूसरी व्यवस्थाएं भी की हुई है। जर्मन हैंगर आप देख सकते हैं, जर्मन हैंगर लगे हुए हैं। जितने भी तीर्थयात्री आ रहे हैं उनके लिए शौचालय की पूरी व्यवस्था है, खाने पीने की पूरी पानी की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर अगर कोई भी तीर्थयात्री आ रहे हैं तो आप वो बिल्कुल उनको आरामदायक स्थिति, सुगम उनकी यात्रा हो रही है। हमारा जो पुलिस का जो मेन कंसर्न है ट्रैफिक को जैसे आप करने से भी तो साइन बोर्ड लगा दिया है, जो भी गाड़ियाँ आएंगी रजिस्ट्रेशन का। चारधाम यात्रा के पहले दिन 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मध्य प्रदेश से अपने पति के साथ यमुनोत्री धाम की यात्रा पर निकली महिला की घोड़े से गिरने के कारण मौत हो गई। वहीं पैदल मार्ग पर चढ़ाई के दौरान महाराष्ट्र से आए एक बुजुर्ग श्रद्धालु की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग श्रद्धालु को चढ़ाई के दौरान सांस लेने में गंभीर दिक्कत हुई, जिसके बाद उन्हें तुरंत ही जानकी चट्टी स्थित अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के डॉक्टर के अनुसार प्रारंभिक जांच में मौत का कारण सांस संबंधी बीमारी और ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी माना जा रहा है। वहीं दूसरी घटना में महिला के सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। तो वहीं लालकुआ में स्थित मदरसन कंपनी के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के आंदोलन शुरू कर दिया है। सुबह से ही कंपनी के बाहर सैकड़ों कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए, जिससे कि क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। मौके पर किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसी बीच छात्र नेताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद से पुलिस ने धक्का मुक्की कर लोगों को मौके से खदेड़ दिया। इधर हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए किए जाने और शिफ्ट की समय अवधि 8 घंटे निर्धारित करने की मांग शामिल है। कर्मचारियों का आरोप है कि वर्तमान में उनसे निर्धारित समय से ज्यादा काम कराया जाता है, लेकिन उसके अनुरूप वेतन नहीं दिया जाता। इधर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक और प्रशासन की मौजूदगी में कंपनी प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच सुलह बातचीत कराने का प्रयास जारी है।
इसमें जो है श्रमिकों और मैनेजमेंट के बीच में वार्ता कराई गई है। इसमें प्रशासन में एसडीएम साहब और डीएलसी और हम लोग थे, इसमें मध्यस्थता करा के इनकी वार्ता कराई गई है। उस वार्ता से कुछ लोग सहमत होकर के कुछ लोगों ने वापस ज्वाइन कर लिया है, कुछ लोग असहमत हैं। अभी भी वो कुछ मांगों पे उनका डिस्कशन चल रहा है। माननीय विधायक जी भी आए हुए हैं और शांतिपूर्वक यहाँ वार्ता चल रही है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। सैलरी बढ़ाने के लिए सारे वहाँ बढ़ गई सैलरी और यहाँ बढ़ा मना कर रहे हैं लोग। ये हमसे प्रूफ मांग रहे हैं और जब कोई एम्प्लॉय अपनी बात रखना बता रहे तो सिर्फ ये लोग चुप करा दे रहे कि एम्प्लॉय अपनी बात कैसे रखेगा, ये बताइए ना आप। ये तो गलत बात है ना कि मैम हमारी मांग है कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए और जो हमारा ड्यूटी का 8 घंटे का टाइम है वो टाइम रख जाए और यहाँ की ईएसआई का पैसा कटता है बट ईएसआई के लिए यहाँ कोई सुविधा नहीं है। जैसे कि किसी की एक तबीयत खराब, उल्टी, दस्त और सर दर्द, कभी पेट में दर्द, दांत दर्द, यहाँ एक दवा गेट पर अवेलेबल नहीं होती है सर। और जैसे किसी की तबीयत खराब हो जाए ये लोग छुट्टी के लिए भेज तो देते हैं बट ये है कि यहाँ से तो अंदर है और बीमार इंसान कैसे जाएगा आप बताओ ना। कोई इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि छोड़ने की, कि हम यहाँ इनको छोड़ दें या इनके घर कॉल करें। मांग थी जिस पर हमने 12 पर पूरी सहमति बता दी है, इनको लिख के भी दे दिया है, जिसमें सभी प्रशासन और हमारे तरफ से उनके तरफ से जो बच्चे थे उनको सबने साइन भी करा हुआ है। और सैलरी से रिलेटेड है वो जियो आना है, जैसी जियो आ जाएगा हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। अस्पताल की सुविधा हमारे पास एम्बुलेंस है, जैसी किसी बच्चे की तबीयत खराब होती है हम तुरंत ही यहाँ पर अपने नियरेस्ट हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ ले जाते हैं। मैम यहाँ पर मदरसन कंपनी में जो भी हमारे वर्कर्स हैं, जो भी हमारे क्षेत्र के गरीब लोगों के क्षेत्र है ये और हमारा कुमाऊं का द्वार है ये, और उस द्वार पे हम लोग आए हैं और सरकार को भी हम इस बात को कहने के लिए हम हाईकोर्ट से आए हैं और हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों की जो मांगे हैं जायज़ मांगे मतलब मैम क्या कहते हैं, हमारे 5,000 10,000 में कोई काम नहीं चलेगा। कंपनी हमसे इतना काम ले रही है और हमारे वर्कों से 10-10 12 घंटे काम करा रही है। आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जितने भी लोग यहाँ पर हैं और सब लोग एक साथ रहें और कंपनी के जो भी हैं, कंपनी इतना फायदा उठा रही है मैम और हमारे लोग देखो और गरीबी में जीते जा रहे हैं। बताओ एक 9,000 रुपये में उनका घर कैसे चलेगा। सितारगंज में आंगनवाड़ी वर्करों का कार्य बहिष्कार का 19वां दिन हो गया है, जहां वो तपती धूप में अपने विभाग के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठी हैं। वहीं आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने धरने को समर्थन देते हुए कहा कि सरकार को उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दर्जनों विभाग के आंगनवाड़ी वर्कर काम करती हैं, लेकिन सरकार आंगनबाड़ी वर्करों की अनदेखी कर रही है। वहीं आंगनबाड़ी वर्करों ने ये कहा है कि अगर हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया गया तो हम कार्य बहिष्कार पर रहेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि बीएलओ के कार्य अभी अधूरे हैं। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम कार्य पर वापस नहीं जाएंगे। आज हम लोग को 19 दिन हो गए हैं धरने पे बैठे हुए और अभी तक कोई हमारे यहाँ सूद लेने नहीं आया है। कोई भी विभाग से कोई भी कर्मचारी हमारी सूद लेने के लिए नहीं आए हैं और काम सारा हमें लोग द्वारा ही होता है। हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, सारे विभागों को काम हमें लोग करके देते हैं, लेकिन हम लोग आज 19 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं। इतनी गर्मी हो रही है, परिवार छोड़ के आ रहे हैं, लेकिन किसी को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि ये लोग यहाँ बैठे हैं, कोई हमारी सूद लेने आ जाए, हमसे कोई पूछने आ जाए। और जो हमारी मांगे हैं, मेन हमारी मांग है कि जो हमारा मानदेय है वो न्यूनतम 24,000 तो किया ही जाए, क्योंकि इतनी महंगाई के समय में हमसे सारे काम लिए जाते हैं ये लोग, सारे विभागों के काम। अब भी हम धरने बैठे हैं, फिर भी हम लोग को जनगणना का काम दे दिया गया है। हम लोगों के यहाँ कम से कम आज 19 दिन हो गए धरना में बैठे हुए। सरकार ने अभी तक कोई हमारी सुध नहीं ली है कि हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। और हम लोग देहरादून गए थे परसों। वैसे तो हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी जी हैं और हमारी जिला अध्यक्ष जो चंद्रा जी हैं वो वहीं धरने पे वहीं पर हैं। और परसों हमारी निर्देशालय में जो अपना खुद का ऑफिस है वहाँ हमारी बैठक हुई, सुना भी उन्होंने डायरेक्टर साहब जी ने। तो उन्होंने ये हमें कहा कि आप लोग अपने काम पे लौट जाइए और आपकी मानदेय बढ़ाने के लिए हम सरकार से गुहार करेंगे। मगर हमारा सबका वहाँ पर हल्ला हो गया कि हमें जब तक मानदेय हमारा लिखित रूप में नहीं होगा तब तक हम इस धरने से वापस नहीं जाएंगे। हरिद्वार के लक्सर स्टेशन पर एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे कि उसका एक हाथ कट गया
और वे गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि युवक चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। हादसे के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी भी मच गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के अनुसार चलती ट्रेन में युवक चढ़ने की कोशिश कर रहा था और तभी उसका संतुलन बिगड़ गया, जिस वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। तो फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल ये उसी घायल व्यक्ति की है जिस वक्त पुलिस की टीम यहाँ मौजूद थी और उन्होंने तुरंत ही एम्बुलेंस को बुलाया और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि हालत फिलहाल उसकी गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस वक्त उसने अपना बैलेंस खोया ट्रेन में चढ़ने के दौरान, उस वक्त उसके हाथ पर गंभीर रूप से चोट आई है, जिस वजह से उसे अस्पताल ले जाया गया है। बताया ये जा रहा है कि जल्दबाजी में ये युवक चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ा और वो चोटिल हो गया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान सामने आया। विशेष सत्र को लेकर के सरकार को नसीहत दी गई। सत्र जनता के मुद्दों के लिए बुलाया जाए, ये गोदियाल की ओर से कहा गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी से खास आग्रह भी किया गया। महिला आरक्षण को प्राथमिकता देने की मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों के सामने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 30 अप्रैल से विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की खबरों पर बयान देते हुए कहा कि अगर उत्तराखंड सरकार भी विशेष सत्र बुलाना चाहती है तो उसका उद्देश्य केवल राजनीतिक निंदा प्रस्ताव पारित करना या विपक्ष को कोसना नहीं होना चाहिए। गोदियाल ने स्पष्ट कहा कि लोकतंत्र में विधानसभा सत्र जनता के सरोकार और महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों के लिए बुलाए जाते हैं, न कि राजनीतिक प्रतिशोध या फिर आरोप प्रत्यारोप के लिए। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आग्रह किया कि अगर विशेष सत्र बुलाया जाता है तो फिर उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण विषय महिला आरक्षण को प्राथमिकता दी जाए। आंखें बंद हो गई हैं, इनकी बुद्धि में मतलब भ्रम पड़ गया है। क्या करना चाह रहे हैं ये लोग? भाई ये विधानसभा से प्रस्ताव बनाना चाह रहे हैं तो इस आशय का प्रस्ताव बनाएं कि हमारी स्थायी राजधानी गैरसैंण हो। ये विधानसभा से प्रस्ताव बनाना चाह रहे हैं तो ये प्रस्ताव बनाएं कि अंकिता भंडारी की सीबीआई जांच अभी तक नहीं हुई, ये विधानसभा इसकी घोर निंदा करती है। इस तरह की निंदा प्रस्ताव बनाए। ये विधानसभा का प्रस्ताव अगर बनाना चाह रहे हैं तो ये बनाए कि संपूर्ण उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों को आरक्षण दिया जाए, ओबीसी में शामिल किया जाए। ये राज्य के हित का प्रस्ताव बनाए। इनको कांग्रेस का फोबिया हो गया है, इस प्रदेश में भी और दिल्ली में बैठे हुए नेताओं को भी इनके। वहीं उत्तराखंड में सियासत गरमाई हुई है, जहां बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने विपक्ष को सलाह दी कि वे एसी के कमरों से बाहर निकल करके जनता के बीच जाए और जमीनी हकीकत समझे। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने वादों को पूरा करने की दिशा में काम किया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 30,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली और नकल विरोधी सख्त कानून लागू किया गया। महिलाओं के लिए लखपति दीदी और ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं का भी जिक्र किया गया। साथ ही यूसीसी लागू करने को उन्होंने राज्य का बड़ा कदम बताया है और विपक्ष से इन उपलब्धियों को समझने की अपील की है। देखिए, विपक्ष को अपनी काले चश्मे को उतारना चाहिए, एसी कमरों से बाहर आना चाहिए और उतार के चश्मे एसी कमरों से बाहर आकर अगर वो देवतुल्य जनता से वाद संवाद करेंगे तो उनको निश्चित रूप से पता लगेगा कि हमने जो दृष्टि पत्र में अपनी जनता से वायदा किया था वो पूरा किया है कि नहीं किया है। हमने सरकारी रोजगार देने की बात करी थी। अब तक हमारे धामी जी के शासन काल के दौरान 30,000 से ज्यादा बच्चों ने हमारे सरकारी नौकरी पाई है। उसके तहत उनका भविष्य भी उज्जवल हो रहा है। सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है जिसके तहत हमारे नौनिहालों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं हो सकता है। नव प्रसूता के लिए महालक्ष्मी किट की योजना और लखपति दीदी योजना के माध्यम से 1.5 लाख से ज्यादा बहनों को हमने लखपति दीदी बनाया। द्रोण दीदी योजना के जरिए
देहरादून में बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने पर कांग्रेस और सभी विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मनवीर चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं के सम्मान और उत्थान के लिए लाए गए इस विधेयक के खिलाफ वोटिंग कर विपक्ष ने एक बहुत बड़ा महापाप किया। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं के विरोधी रही है और बताया कि सभी जिला मुख्यालयों पर जन आक्रोश सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी के सभी 305 मंडलों ने भी जन आक्रोश सम्मेलन और पद यात्राएं निकाली जाएंगी, जिससे कि विपक्ष की असलियत जन जन तक पहुंचाई जा सके। नारी शक्ति बंधन अधिनियम महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए हमारी केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया विधेयक था, लेकिन समूचे विपक्ष के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस तरह से इस अधिनियम के खिलाफ वोटिंग की गई, इस अधिनियम के खिलाफत की गई, उससे प्रमाणित होता है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं की विरोधी रही है। महिलाएं उत्थान न करें, महिलाओं को के अपमान के लिए उन्होंने हमेशा काम किया है। और इस अधिनियम के खिलाफ कांग्रेस और समूचे विपक्ष ने वोटिंग करके एक बहुत बड़ा महापाप किया है और इसको देश की महिलाएं और हमारे देश प्रदेश की मातृशक्ति कभी माफ नहीं कर सकती है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और समस्त मातृशक्ति में बड़ा जन आक्रोश है। भीमताल में हिंदू लड़कियों को विशेष धर्म के युवक और जाल में फंसाने के मामले में हंगामा भी शुरू हो गया है। भीमताल में स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव तक किया और आरोपी युवक की गिरफ्तारी की मांग की गई है। स्थानीय लोगों ने सीधा आरोप लगाया कि यूनुस अपना नाम बॉबी उर्फ एमडी बन करके हिंदू लड़कियों को फंसाने का काम करता था, जिसके बाद उनसे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण भी करता था। हालांकि भीमताल पुलिस ने आरोपी के घर को सीज कर लिया है और जांच की बात कह रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। कॉज है, बिल्कुल जेन्युइन कॉज है, वो एक सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। लेकिन हमने इस संबंध में जो विक्टिम है उनसे प्रॉपर बात की है, उनसे इस संबंध में जानना चाहा कि वो क्या कार्रवाई चाहती हैं, लेकिन उनकी कुछ निजी कारण हैं, कुछ निजी कॉज हैं, वो इस चीज़ को क्राइम के तौर पर रजिस्टर नहीं करना चाहती हैं, एफआईआर लॉज नहीं कराना चाहती हैं। तो जब तक लीगल तरीके से एफआईआर लॉज नहीं होगी तब तक हम लोग लीगल कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। लेकिन एक्यूज्ड को ट्रेस आउट करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है और जब भी यहाँ पे कोई एफआईआर लॉज हो जाएगी या उनकी तरफ से कोई शिकायती प्रार्थना पत्र आ जाता है तो पुलिस पूरी तरह से अपने प्रॉपर तरीके से कार्रवाई। मल्टीपल लड़कियां थी जो उसके साथ लिव इन में रही हैं। उनका जो एमडी नाम का व्यक्ति है, अपना नाम पहले तो एमडी बताता था, जबकि इसका नाम मोहम्मद यूनिस था। ये लोगों से कहता था कि मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरी कोई जात नहीं है, ये सेल्फ मेड आइडेंटिटी है। पर लड़कियों को इस तरीके से इसने अपने जाल में फांसा हुआ था कि इस तरीके से उन्हें बरगलाया हुआ था कि लड़कियाँ इससे शादी करने तक का सपना देख रही थी। पर बाद में जब शादी की बात आती है तो ये अपना आधार कार्ड उन्हें दिखाता है और रोते रोते कहता है कि मेरा नाम ये है करके। अब लड़कियाँ यहाँ पर बड़ी डर जाती हैं कि इतना टाइम हो गया, इतना समय हमने दे दिया है, उसके बाद अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो फिर क्या होगा। पर इसी जो भावनात्मक जो ये पूरा खेल चल रहा था, इसमें काफ़ी लड़कियों को आर्थिक रूप से बहुत हानि हुई है, मानसिक रूप से तो हुई है, शारीरिक रूप से भी कहीं ना कहीं पर हुई है। तो एक लड़की का तो कम से कम 17 लाख रुपए का सामान इसे दे दिया था और एक महिला और हैं, उन्होंने इसे गाड़ी वगैरह बहुत चीज़ें दी हुई थी। तो इस विषय को लेकर के हम जागरूकता फैलाने के लिए आज हमने एक रैली करी है, जिसमें हमने लोगों को सचेत करा है कि ऐसे लोगों से बच करके रहें। ये रैली किसी भी धर्म, किसी भी जात के खिलाफ नहीं थी। तो वहीं देहरादून को व्यवस्थित करने और सड़कों पर लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाने के लिए नगर निगम एक नई योजना पर काम कर रहा है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि शहर में कुल 25 स्थानों पर वेंडिंग जोन बनाने के लिए भूमि का चिन्हीकरण कर लिया गया है और इसमें सबसे पहले एक पायलट वेंडिंग जोन तैयार किया जा रहा है, जिसका जल्द ही उद्घाटन होगा। खास बात यह है कि इस पायलट प्रोजेक्ट में 50% जगह पार्किंग के लिए आरक्षित रखी गई है, ताकि वेंडिंग जोन के आसपास अक्सर होने वाली ट्रैफिक की समस्या और बॉटल नेक की स्थिति से निपटा जा सके।
एक पायलट बेसिस पर तैयार होने जा रहा है, जिसका जल्दी उद्घाटन किया जाएगा और 25 स्थानों पर वेंडिंग जोन के लिए भूमि चिन्हीकरण हो चुका है। ये पायलट जो हमारा वेंडिंग जोन बन रहा है, इसमें हमने 50% पार्किंग स्पेस रखी है, क्योंकि अक्सर वेंडिंग जोन्स के आसपास पार्किंग के कारण भी बॉटलनेक्स बनने की स्थिति देखी गई है। तो उस समाधान पे काम करते हुए पायलट बेसिस पे इसको रोल आउट करने के उपरांत वो 24 वेंडिंग जोन्स भी नगर निगम के द्वारा तुरंत टेकअप किए जाएंगे। तो वहीं नैनीताल के काठगोदाम क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला, जहां पर अनियंत्रित उत्तराखंड परिवहन निगम की बस ने स्कूल से लौट रही 4 साल की मासूम बच्ची को कुचल दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बच्ची बस के अगले हिस्से में फंस गई। गुस्साए लोगों ने बस को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक बस भगाने लगा और जिसके बाद से आक्रोशित भीड़ ने बस पर पथराव शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। हालत को काबू में करने में पुलिस की टीमें जुट गई। हल्द्वानी के रानीबाग क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक रोडवेज बस ने 4 साल की मासूम बच्ची को कुचल दिया। हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिला। बताया जा रहा है कि रानीबाग क्षेत्र में एक रोडवेज बस तेज रफ्तार में जा रही थी और इसी दौरान स्कूल से आ रही 4 साल की बच्ची अचानक बस की चपेट में आ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चालक को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उसने बस नहीं रोकी और बच्ची को कुचलते हुए आगे बढ़ गया। हादसे के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने बस में तोड़फोड़ की और सड़क पर जाम लगा दिया। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे कि यातायात पूरी तरह बाधित रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हालत को काबू में करने का प्रयास भी किया गया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझा करके जाम खुलवाने की कोशिश की और आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। फिलहाल इस दर्दनाक हादसे के बाद से एक बार फिर ट्रैफिक नियमों के पालन और वाहन चालकों की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े हो गए। प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग भी की जा रही है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की और कोई घटनाएं न होने पाए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि रोड सेफ्टी के नाम पे हम लोग बड़े बड़े अभियान तो चलाते हैं, प्रशासन भी बड़े बड़े अभियान चलाता है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कोई व्यक्ति की दुर्घटना में मौत ना हो। और मौत भी मैं देखता हूँ कि किसकी होती है, जो साधारण रूप से अपनी स्कूटी से अपनी नौकरी को जा रहा होता है, सिडको में नौकरी कर रहा होता है, रुद्रपुर से वापस आ रहा होता है, वाहन उसको कुचल के चले जाते हैं। और वाहन की जो चपेट में जो सबसे ज़्यादा लोग आते हैं वो आते हैं हैवी व्हीकल, जैसे ट्रैक्टर है, डंपर है, बसें हैं। इनसे बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु रोज हो रही है। मेरा प्रशासन से भी निवेदन है कि ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन ने इस बारे में ध्यान देना चाहिए। ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ज़्यादा यहाँ खराब हो चुकी है। अभी कुछ समय पहले, ये 2-2.5 महीने पहले, महेश चंद पाठक जी हाईकोर्ट से अपनी ड्यूटी करके आ रहे थे। शाम के टाइम में 5 बजे रोड क्रॉस कर रहे थे। कोई बाइक वाले ने उनको इतनी जोरदार टक्कर मारी तो जो कि वो घायल हो गए थे, उनके सर में चोट लग गई थी। 1 महीने तक वो बिस्तर में पड़े थे। उसके बाद भी प्रशासन अभी तक नहीं जागा है और हम लोग हमेशा प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक व्यवस्था भी सही करी जाए। और क्या कहते हैं, ट्रैवलिंग वो 3 लोग जो बाइक में चल रहे हैं उनके तो चालान नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कैमरे लगा दिए हैं, CCTV कैमरे। कभी किसी से हादसा हो जा रहा है, उसके लिए कैमरा उस समय उनका बंद पड़ जा रहा है। बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दुखद घटना हुई है यहाँ पर। एक बहुत ही छोटी बच्ची थी, लगभग 4-5 वर्ष की, उसके एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है। और जो वाहन है वो प्लान बना है, पूरे शहर में नो एंट्री की गई है। दिल्ली में इन्हीं दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो है नो एंट्री की गई है, परंतु क्योंकि ये रोडवेज की है, सरकारी बस है, तो इसको उस नो एंट्री से फिलहाल जो है इसमें छूट थी। और बाकी जो और भी कारण है इसके, उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। और यहाँ पर इस प्रकार की घटनाओं की फिर से पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।